डाइवर्जन चैनल बनने के 3 दिन बाद ही ली फैमिली ने तेजी से एक्सपेंशन शुरू कर दिया। 6 एक्सकेवेटर दिन रात काम कर रहे थे और उन्होंने फिश पॉन्ड को 8 म्यू से बढ़ाकर 15 म्यू कर दिया। ली दकाई का प्लान काफ़ी एग्रेसिव था। वो आधे महीने के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म करके फार्मर्स टेम्पल फेयर से पहले बिजनेस शुरू करना चाहता था। बड़े पानी के एरिया को संभालने के लिए डैम को फिर से ऊंचा किया गया। इस बार 1.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम डाला गया और वाटर सरफेस पर सीपेज प्रूफ मेम्ब्रेन भी लगा दी गई। बाहर से देखने में ये बिल्कुल प्रॉपर फिश पॉन्ड लग रहा था। मैं ऑर्चर्ड में खड़ा रेंज फाइंडर से डैम की हाइट मेजर कर रहा था, जो 4.2 मीटर से ज़्यादा निकली और अंदाजन उसमें करीब 80,000 क्यूबिक मीटर पानी था। इतना वाटर प्रेशर अर्थन डैम की लिमिट के करीब पहुंच रहा था। सबसे बड़ी गलती यह थी कि पैसे बचाने के लिए ली फैमिली ने फाउंडेशन रीइंफोर्समेंट बिल्कुल नहीं किया। कंक्रीट को सीधे मिट्टी पर डाल दिया, जैसे टोफू पर घर बना दिया हो। मेरे फ्रूट ट्रीज की हालत खराब होती जा रही थी। लगातार पानी की कमी से पत्तियां गिरने लगी थीं और कुछ ब्रांचेस पूरी तरह सूख चुकी थीं। मेरे पापा रोज पेड़ों को देखकर रोते थे, कहते थे ये दादाजी की मेहनत है और हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। लेकिन मैं पैनिक नहीं हुआ। मैंने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लैब से एक स्पेशल फोलियर फर्टिलाइजर लाया, जिसमें एल्जिनिक एसिड और अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स था, जो एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज में भी पेड़ों को जिंदा रखने में मदद करता है। मैं रोज सुबह शाम स्प्रेयर से हर पेड़ पर केयरफुली स्प्रे करता था। ये फर्टिलाइजर सीधे पत्तियों के स्टोमेटा से अंदर जाकर काम करता है, रूट्स पर डिपेंड नहीं रहता। पेड़ पूरी तरह ठीक तो नहीं हुए, लेकिन उनकी जान बची रही। बस उन्हें इस मुश्किल समय से निकालना था, फिर बारिश आते ही वो फिर से रिकवर हो जाते। 20वें दिन मैं अपनी कैमरा और मेजरमेंट डेटा लेकर काउंटी वाटर रिसोर्सेज ब्यूरो गया। वहाँ वाटर कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट के सेक्शन चीफ जंग से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी, जिसमें लीजिया डैम की एग्जैक्ट हाइट, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, फाउंडेशन कंडीशन और उससे जुड़े सारे सेफ्टी रिस्क्स शामिल थे। मैंने खास तौर पर यह पॉइंट किया कि रिजर्वर डैम सेफ्टी रूल्स के हिसाब से 4 मीटर से ऊंचे डैम को प्रोफेशनल सेफ्टी असेसमेंट और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन परमिट लेना ज़रूरी होता है। सेक्शन चीफ जंग ने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और उनका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उन्होंने तुरंत अगले दिन ली फैमिली फार्म पर इंस्पेक्शन के लिए 2 इंजीनियर्स भेज दिए। एक्सपर्ट टीम ने पूरा सुबह डैम मेजर किया, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर से फाउंडेशन चेक किया और लेवल से सेटलमेंट मेजर किया। उनका फाइनल कंक्लूजन सुनकर ली दकाई का चेहरा उड़ गया। डैम में सीरियस सेफ्टी रिस्क है, तुरंत फ्लड डिस्चार्ज करके पानी कम करना होगा और फाउंडेशन रीइंफोर्समेंट भी ज़रूरी है। ली दकाई वहीं बहस करने लगा, बोला उसने 3 लाख यूएन से ज़्यादा खर्च किया है और अब ओपनिंग के टाइम पानी निकालना पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट टीम के हेड ने उसे वार्न किया कि अगर वो रेक्टिफाई नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। उसी दोपहर ली दकाई काउंटी टाउन चला गया और 3 दिन बाद अचानक वाटर रिसोर्सेज ब्यूरो का टोन बदल गया। सेक्शन चीफ जांग ने कॉल करके बताया कि रिव्यू के बाद डैम में छोटे इश्यूज हैं, लेकिन यूज़ पर असर नहीं पड़ता और वो पास हो गया है। उनकी आवाज़ में हेल्पलेसनेस साफ थी। ली दकाई ने कनेक्शन और पैसे का इस्तेमाल किया था। मैंने फ़ोन रखा और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। यही मुझे चाहिए था। अब ये रिकॉर्ड्स प्रूफ बनेंगे कि उसने नोइंगली रिस्क लिया। अगर डैम टूटा तो उसे सिविल के साथ क्रिमिनल केस भी फेस करना पड़ेगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स और एविडेंस बैकअप करके इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव में स्टोर कर दिए। अगले हफ्ते लाई फैमिली फार्म का कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेज में पहुंच गया। लग्जरी रेस्टोरेंट, केबन्स और व्यूइंग प्लेटफॉर्म सब तैयार हो गए। ली जिनबाओ ने साउथ से 50,000 कोई फिश मंगाकर फिश पॉन्ड में छोड़ दी। पानी में उछलती मछलियों का सीन काफ़ी शानदार लग रहा था। ली दकाई गांव में इनवाइट्स भेजने लगा, ओपनिंग पर बड़ा बैंक्वेट करने की बात करते हुए खुद को फ्यूचर बिजनेसमैन बताने लगा। जब मुझे इनविटेशन मिला, उसी समय वेदर फोरकास्ट आया। 7 दिन में भारी बारिश आने वाली है, 48 घंटे तक। ओपनिंग 6 दिन बाद थी। ओपनिंग से 5 दिन पहले रात को मेरे इंफ्रारेड कैमरास ने 3 लोगों को फेंस पार करके ड्रेनेज चैनल्स की तरफ जाते पकड़ा। वो लोग प्रोफेशनल लग रहे थे, शवल्स और बैग्स लेकर आए थे। मैं कंप्यूटर पर बैठकर क्वाइटली देखता रहा। लीडर ओल्ड झाऊ था, ली जिनबो का आदमी। वो लोग चैनल्स में मिट्टी भरने लगे और 1 घंटे में 2 कैनल्स बंद कर दिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सेकेंडरी कैनाल्स थे। असली सिस्टम डीपर हिडन था। 2 बजे रात को जब वो जाने लगे
तो ओल्ड जाओ की नज़र डैम के पास वाले स्लोपिंग चैनल पर पड़ी, जो असल में मेरा ट्रैप था। सरफेस पर वो नॉर्मल चैनल लगता था, लेकिन असल में इमरजेंसी फ्लड आउटलेट था। वो लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन वेस्ट डालने लगे, ब्रिक्स, कंक्रीट, स्टील, लेयर बाय लेयर दबाकर पूरा ब्लॉक कर दिया। कैमरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया, टाइम, फेसेस, हर डिटेल। सुबह 4:30 बजे काम खत्म हुआ। उन्होंने ग्रास डालकर कैमोफ्लेज भी कर दिया। ओल्ड जाओ ने फ़ोन पर बात की और थम्स अप दिया। क्लियर था कि ली जिनबाओ उन ऑपरेशन से खुश था। उन लोगों के जाने के बाद मैंने तुरंत डाइवर्जन चैनल ठीक नहीं किया। उसकी जगह मैंने रात वाले कपड़े पहने, अपना टूल बॉक्स उठाया और चुपचाप डैम के नीचे पहुंच गया, जिस स्पिलवे को लाओ झाओ और उसके लोगों ने बंद किया था। उसका काम भारी बारिश के समय नीचे बनने वाले पानी के प्रेशर को फैलाना था, ताकि डैम की नींव में सीपेज से नुकसान न हो। लेकिन अब जब स्पिलवे बंद हो चुका था, तो सारा पानी का प्रेशर डैम के बीच वाले हिस्से पर पड़ेगा, और यही वही जगह थी जहां ली दकाई ने पैसे बचाने के लिए सबसे कमज़ोर फाउंडेशन बनाया था। मैंने जियोलॉजिकल हैमर से डैम के पीछे वाले ढलान पर हल्के हल्के टैप किया और उसकी आवाज़ से अंदर की डेंसिटी का अंदाज़ा लगाया। जैसा मैंने सोचा था, बीच वाले हिस्से से आने वाली आवाज़ साफ तौर पर खोखली थी, जिससे पता चल गया कि मिट्टी के अंदर काफ़ी खाली जगहें थीं। अब अगला काम बहुत सावधानी से करना था। डैम के नीचे बंद किए गए स्पिलवे से करीब 3 मीटर दूर मैंने पतली स्टील की सुई से 1 दर्जन से भी ज़्यादा सीधे गड्ढे बनाए, जिनमें हर एक करीब 80 सेंटीमीटर गहरा था। इन गड्ढों का मकसद था कि भारी बारिश के दौरान नीचे की मिट्टी जल्दी पानी सोख ले और डैम की नींव अपनी वजन सहने की ताकत जल्दी खो दे। सारे गड्ढे बनाने के बाद मैंने हर एक में थोड़ी सी कुकिंग सॉइल स्लरी डाल दी। ये मटेरियल पानी के संपर्क में आते ही फैल जाता है और एक चिकनी लेयर बना देता है, जिससे मिट्टी की रेजिस्टेंस 40% से भी ज़्यादा कम हो जाती है। ये बिल्कुल रंगहीन और बिना किसी गंध का होता है, इसलिए अगर किसी को यह मिल भी जाए तो उसे सिर्फ सामान्य सीपेज ही लगेगा। सुबह होने से पहले मेरा पूरा काम खत्म हो चुका था। वापस अंदर जाकर मैंने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग 3 अलग अलग सीडी में बर्न की और उन्हें 3 अलग अलग जगहों पर छिपा कर रख दिया। यह सबूत साफ साबित करता था कि ली फैमिली ने जानबूझकर डैम के सेफ्टी फ्लड डिस्चार्ज सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। सुबह होते ही मेरे पिताजी ने देखा कि डाइवर्जन चैनल पूरी तरह भर दिए गए हैं। वह गुस्से में आ गए और सीधे ली फैमिली से लड़ने जाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी जल्द ही बारिश आने वाली है और इन चैनलों ने अपना काम पहले ही पूरा कर दिया है। पिताजी मेरी बात का मतलब समझ नहीं पाए और बस एक लंबी सांस लेकर चुप हो गए। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर ली फैमिली के उस ऊंचे डैम को देखता रहा। अब उसकी अंदरूनी बनावट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह एक टाइम बम बन चुका था, जो सिर्फ तेज बारिश का इंतजार कर रहा था। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक परसों रात भारी बारिश आने वाली थी, जबकि ली फैमिली फार्म की ग्रैंड ओपनिंग कल दोपहर रखी गई थी। दोनों का टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि यकीन करना मुश्किल था। ओपनिंग से पहले एक सुबह मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, उन्हें एक वाटरप्रूफ डॉक्यूमेंट बैग में रखा और ली फैमिली फार्म की तरफ निकल पड़ा। उस बैग में 3 रिपोर्ट्स थीं। पहली रिपोर्ट प्रांतीय जियोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट से करवाई गई सॉइल स्टेबिलिटी असेसमेंट की थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ली फैमिली के डैम वाली जगह की मिट्टी हाई लिक्विफेक्शन रिस्क जोन में आती है और वहाँ बड़े स्तर पर पानी स्टोर करने वाली कोई भी संरचना बनाना सुरक्षित नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट मौसम विभाग के डेटा और पूरे बेसिन एरिया के आधार पर मेरे द्वारा तैयार किया गया फ्लड पीक फ्लो फोरकास्ट था। उसका निष्कर्ष साफ था कि अगर लगातार भारी बारिश हुई तो मौजूदा डैम का स्ट्रक्चर उस पानी के प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट वाटर रिसोर्सेज ब्यूरो की एक्सपर्ट टीम की शुरुआती जांच रिपोर्ट की कॉपी थी, जिसमें साफ लिखा था कि इस डैम में गंभीर सेफ्टी खतरे मौजूद हैं। इन तीनों रिपोर्ट्स पर मेरे 20,000 युआन से भी ज़्यादा खर्च हुए थे, लेकिन यह पैसा पूरी तरह वर्थ था। यही रिपोर्ट्स आगे चलकर मेरी कानूनी ढाल बनने वाली थी, जिससे मुझ पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं आएगी। ली फैमिली फार्म को नए सिरे से सजाया गया था। पूरे आंगन में लाल लाल लालटेन टंगी हुई थी। वर्कर्स साउंड सिस्टम चेक कर रहे थे और किचन से स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। ली दखाई मछली वाले तालाब के पास खड़ा मुस्कुराते हुए गांव के अधिकारियों का स्वागत कर रहा था। मैं सीधे उसके पास गया और बिना कुछ कहे डॉक्यूमेंट वाला बैग उसके हाथ में दे दिया। उसने बैग पर एक नज़र डाली
और ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, तू फिर यहाँ क्या करने आया है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं मौजूद 7-8 गांव के अधिकारियों के सामने मैंने जियोलॉजिकल रिपोर्ट निकाली और एक एक पेज खोलकर उसे दिखाने लगा। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े काफ़ी डराने वाले थे। डैम की नींव वाली मिट्टी की भार सहने की क्षमता सिर्फ 120 किलो पास्कल प्रति वर्ग मीटर थी, जबकि अब भी उसमें जमा 80,000 घन मीटर पानी लगभग 150 किलो पास्कल प्रति वर्ग मीटर का प्रेशर बना रहा था। यानी डैम पहले ही अपनी क्षमता से 25% ज़्यादा लोड झेल रहा था और उसकी नींव किसी भी समय खिसक सकती थी। मैंने खास तौर पर उसे बताया कि मौसम विभाग के अनुसार परसों भारी बारिश आने वाली है और अचानक आने वाली बाढ़ से पानी का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उस समय डैम पर पड़ने वाला प्रेशर अब भी के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा होगा और उसके नतीजे बेहद भयानक हो सकते हैं। ली दकाई मेरी पूरी बात बिना कोई भाव बदले सुनता रहा। फिर उसने रिपोर्ट हाथ में ली, उसके कवर पर लगे सर्वे इंस्टीट्यूट की आधिकारिक मुहर को ध्यान से देखा और अगले ही पल सबके सामने पूरी रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कागज़ के टुकड़े हवा में उड़ते हुए चारों तरफ ज़मीन पर बिखर गए। ली दकाई ने मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है मुझे इसकी चाल समझ नहीं आती? ये घटिया रिपोर्ट्स दिखाकर मुझे डराना चाहता है ताकि मैं अपने फार्म का पानी छोड़ दूं और इसके बाग में चला जाए। उसने घमंड से कहा कि उसके लिए फैमिली का डैम बनाने में 5 लाख युआन से भी ज़्यादा खर्च हुए हैं और यह वाटर रिसोर्सेज ब्यूरो की जांच भी पास कर चुका है। फिर उसने कहा कि उसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए। मेरे जैसे कॉलेज स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा समझ है। आसपास खड़े गांव के अधिकारी बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी ली जिनबाओ मेरे पास आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और मेरी फ़ोटो खींच ली। फिर हंसते हुए बोला कि वह इसे गांव के वीचेट ग्रुप में डालेगा ताकि सब देख सकें कि लालच इंसान को कितना अंधा बना देता है। उसने कहा कि मैं सिर्फ उसकी फैमिली के फार्म की ओपनिंग से जल रहा हूं और जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाकर उनकी खुशियां बर्बाद करना चाहता हूं। मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने चुपचाप अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और शांत आवाज़ में कहा कि इस रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अगर भविष्य में इस डैम के साथ कोई भी हादसा हुआ तो यह साबित करेगी कि मैंने पहले ही अपनी तरफ से उन्हें पूरी चेतावनी दे दी थी। अगर इसके बाद भी ली दकाई मेरी सलाह को नज़रअंदाज करने पर अड्डा रहा तो उसके हर अंजाम की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की होगी। ली दकाई ने ज़मीन पर थूकते हुए कहा कि मैं मनहूस हूँ। पढ़ाई लिखाई ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है और मेरे सिर में बस हादसों की बातें भरी हुई हैं। उसने मुझे वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहा। बोला कि मैं रास्ते में रुकावट बन रहा हूँ और कल होने वाली ओपनिंग पार्टी में मेरा कोई स्वागत नहीं है। मैंने अपना फ़ोन जेब में रखा, नीचे बैठकर रिपोर्ट के कुछ ज़रूरी फटे हुए पन्ने उठा लिए। उन पन्नों पर ली दकाई की उंगलियों के निशान थे और रिपोर्ट फाड़े जाने के साफ सबूत भी मौजूद थे। ये सब मेरे लिए अहम सबूत थे। वहाँ से निकलने से पहले मैंने मछली वाले तालाब की तरफ एक नज़र डाली। करीब 50,000 कोई मछलियाँ एक दूसरे से चिपकी हुई पानी की सतह पर तैर रही थीं। शानदार नज़ारा दिखाने के लिए ली जिनबाओ ने तालाब में तय सीमा से कहीं ज़्यादा मछलियाँ भर दी थीं। इतनी ज़्यादा संख्या में मछलियाँ पालना अपने आप में बहुत बड़ा खतरा था। अगर पानी की क्वालिटी थोड़ी भी खराब हुई तो मछलियों के मरने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। घर पहुंचते ही मैंने वह वीडियो तुरंत 3 अलग अलग क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दिया। वीडियो की तस्वीर और आवाज़ दोनों बिल्कुल साफ थीं। उसमें मेरी पूरी चेतावनी और ली दकाई द्वारा रिपोर्ट फाड़ने का पूरा सीन रिकॉर्ड था। मैंने उस वीडियो में टाइम स्टैम्प और लोकेशन वाटरमार्क भी जोड़ दिया ताकि उसकी कानूनी वैलिडिटी पर कोई सवाल न उठ सके। पिताजी ने मुझसे पूछा कि ली फैमिली ने क्या कहा। मैंने बस इतना कहा कि अब वे किसी की सलाह सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए अब सिर्फ इंतज़ार करना होगा कि आगे क्या होता है। रात 10 बजे मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बारिश उम्मीद से पहले शुरू होने वाली थी और अगले दिन रात तक लगातार चलने का अनुमान था। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 150 मिलीमीटर बारिश होने वाली थी, जबकि कुछ इलाकों में यह 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा पहुंच सकती थी। इतनी बारिश पहले से ही मूसलाधार बारिश की कैटेगरी में आती है। मैं खिड़की के पास खड़ा ली फैमिली फार्म की चमकती हुई लाइट्स देख रहा था। वे लोग कल की ग्रैंड ओपनिंग की आखिरी तैयारियों में पूरी तरह बिजी थे और उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही समय बाद एक भयानक तबाही उनका इंतज़ार कर रही है। मैंने जो भी सबूत पहले से तैयार किए थे
अब वे पूरी तरह सुरक्षित और पक्के हो चुके थे। अब आगे जो भी होने वाला था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ली फैमिली खुद जिम्मेदार होगी। ओपनिंग वाले दिन सुबह 6 बजे से ही ली फैमिली फार्म में ज़बरदस्त चहल पहल शुरू हो गई। पूरे मैदान में 30 टेबल लगाए गए थे और हर टेबल पर 8 ठंडे और 8 गर्म व्यंजन परोसे जाने थे। ली दकाई ने खास तौर पर काउंटी टाउन से प्रोफेशनल शेफ की पूरी टीम बुलवाई थी और सिर्फ खाने की सामग्री पर ही 30,000 युआन से ज़्यादा खर्च कर दिए थे। गांव के लगभग हर परिवार को निमंत्रण मिला था और शहर के कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। मैं और मेरे पिताजी सबसे आखिर में वहां पहुंचे। फार्म के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा फुलाया हुआ आर्च लगा था जिस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ली इकोलॉजिकल फार्म की ग्रैंड ओपनिंग। चारों तरफ लगातार पटाखे फूट रहे थे और लाउडस्पीकर पर तेज जश्न वाला म्यूजिक गूंज रहा था। मछली वाले तालाब के पास एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म भी बनाया गया था जहां आने वाले लोग खड़े होकर कोई मछलियों को दाना खिला सकते थे। मछली का एक पैकेट 10 युआन में बेचा जा रहा था। ली जिनबाओ नया चमकदार सूट पहनकर गेट पर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर और मेरे पिताजी पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर भी मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करने का इशारा किया। इतने सारे लोगों के सामने उसे अपनी इज्जत बनाए रखनी थी। सुबह 11 बजे दावत आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। ली दकाई हाथ में शराब का गिलास लेकर एक एक टेबल पर जा रहा था और सबके साथ जाम टकरा रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह जिस किसी से भी मिलता यही कहता कि ली फैमिली के पूर्वजों की कब्रों का आशीर्वाद मिला है, तभी आज उनकी किस्मत बदल गई और उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक समय तो उसने अपनी आंखें भी पोंछी, जिससे वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। मैं एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आसपास की हर चीज देख रहा था। कल के मुकाबले आज मछली वाले तालाब का पानी करीब 20 सेंटीमीटर और बढ़ चुका था। ओपनिंग को और शानदार दिखाने के लिए ली जिनबाओ ने सुबह सुबह एक बार और पानी भरवाया था। अब पानी का लेवल डैम के ऊपरी किनारे से सिर्फ 40 सेंटीमीटर नीचे रह गया था। करीब 50,000 कोई मछलियां पानी में उछल कूद कर रही थीं और पूरा नज़ारा देखने लायक था। लेकिन मैंने देखा कि कुछ मछलियां बार बार पानी की सतह पर आ रही थीं। यह इस बात का संकेत था कि पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। डैम की ढलान वाली सतह पर कुछ बेहद पतली और गीली लकीरें भी दिखाई दे रही थीं। यह सीपेज का संकेत था, जिसका मतलब था कि नीचे की वाटरप्रूफ परत धीरे धीरे फेल होने लगी थी। आम हालात में इतनी सीपेज सीधे तौर पर कोई बड़ा खतरा नहीं होती, लेकिन अगर तेज बारिश शुरू हो जाती तो यही पानी मिट्टी को बहुत जल्दी नरम कर देता और आखिरकार पूरे डैम को अस्थिर बना देता। दोपहर होते ही ली जिनबाओ मेरे टेबल के पास आया। उसने अपना गिलास उठाया और सबके सामने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर इतनी जोर से बोल रहा था ताकि आसपास बैठे सभी लोग उसकी बात सुन सकें। उसने कहा कि गांव से किसी का कॉलेज तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन अगर पढ़ाई इंसान को बेवकूफ़ बना दे तो उससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं। फिर उसने बात बदलते हुए कहा कि मैं उसके फार्म के बगल में खाद बना रहा हूं। हर दिन बदबू सूंघता हूं और फिर भी खुद पर बड़ा घमंड करता हूं। उसने कहा कि यही सबसे बड़ा सबूत है कि ज़्यादा पढ़ाई किसी काम की नहीं होती। उसकी बात सुनते ही आसपास बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे। ली फैमिली के करीबी कुछ गांव वाले भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी आखिर में सुअर पालने वाले से बेहतर नहीं निकला। मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बस चुपचाप अपना चाय का कप उठाकर आराम से चाय पीता रहा। जब ली जिनबाओ ने देखा कि मैं बिल्कुल शांत हूं तो उसका घमंड और बढ़ गया। वह फिर बोला, आज ली फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर पड़ोस वाले का इकलौता बेटा सच में कुछ बनना चाहता है तो उसे बाग में गड्ढे खोदने की बजाय अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। मेरे पास बैठे पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत उठकर जवाब देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। तभी मेरी नज़र दूर आसमान पर गई। वहां एक काला बादल तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। वह बहुत घना और नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिसके किनारे लोहे जैसे गहरे स्लेटी रंग के दिखाई दे रहे थे। यह क्यूमुलोनिम्बस बादलों की पहचान थी, जो इस बात का साफ संकेत था कि बहुत तेज तूफानी मौसम तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, मौसम का रडार मैप खोला और देखा कि बादलों का सिस्टम अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था,
ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के अंदर वह हमारे इलाके तक पहुंचने वाला था। मैंने अपना चाय का कप नीचे रखा, सिर उठाकर अब भी लगातार बोले जा रहे ली जिनबाओ की तरफ देखा और फिर शांत आवाज़ में कहा। मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन टेबल पर बैठे हर इंसान ने उसे साफ साफ सुन लिया। मैंने कहा, आज की यह ग्रैंड ओपनिंग सच में बहुत शानदार है, लेकिन हो सकता है यही ली फैमिली फार्म की आखिरी सेरेमनी भी साबित हो। मेरी बात सुनकर ली जिनबाओ एक पल के लिए रुक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। उसने हंसते हुए पूछा, क्या तू जल जल कर पागल हो गया है? अब तो तू पूरी तरह बकवास करने लगा है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर दूर आसमान में उमड़ते हुए काले बादलों की तरफ इशारा करने लगा। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो 4 घंटे बाद खुद देख लेना। वहां बैठे सभी लोगों ने मेरी उंगली की दिशा में देखा। काले बादल तेजी से इकट्ठा हो रहे थे और पूरा आसमान साफ तौर पर अंधेरा होता जा रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने पूरी जिंदगी खेती की थी, इसलिए मौसम का अंदाजा लगाने में वे बहुत माहिर थे। एक नज़र में ही उन्होंने समझ लिया कि यह जबरदस्त तूफान आने का संकेत है। ली जिनबाओ कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर लगे रंग बिरंगे झंडे जोर जोर से फड़फड़ाने लगे और सजावट के कई गुब्बारे हवा में उड़ गए। मछली वाले तालाब की सतह पर लहरें फैल गईं और घबराई हुई कोई मछलियां चारों तरफ भागने लगीं। दूर कहीं से धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने फ़ोन में बारिश का अलर्ट देखा। उसमें साफ लिखा था कि ठीक दोपहर 3 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। अब बस यही देखना बाकी था कि ली फैमिली का कमज़ोर और जर्जर डैम इस तूफान को झेल पाएगा या नहीं। दावत अभी भी चल रही थी, लेकिन पूरे माहौल में अब एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। दोपहर 2:45 पर बारिश की पहली बूंद मछली वाले तालाब में गिरी और मेहमान धीरे धीरे वहां से जाने लगे। ली जिनबाओ ने तुरंत वर्कर्स को बाहर रखी टेबल और कुर्सियां अंदर ले जाने का आदेश दिया। उसने कहा कि यह तो बस सामान्य बारिश है और इससे दोपहर की फिशिंग एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं और मेरे पिताजी भी जल्दी जाने की बजाय फार्म के गेट पर खड़े होकर पूरे आसमान को अंधेरे में डूबते हुए देखते रहे। ठीक 3 बजे आसमान फट पड़ा। बारिश मौसम विभाग के अनुमान से भी कहीं ज्यादा तेज थी। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जमीन पर इतनी जोर से गिर रही थीं कि पानी 1 फुट से भी ज्यादा ऊपर उछल रहा था और कुछ ही सेकंड में सामने 10 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो गया। पूरी दुनिया मानो बारिश की मोटी चादर में छिप गई थी। मैंने तुरंत पिताजी का हाथ पकड़ा और उन्हें पीछे खींच लिया। सड़क पर पानी टखनों तक भर चुका था। बारिश का पानी मिट्टी और रेत के साथ मिलकर पीले रंग की तेज बहती धारा बन चुका था। मैं जानबूझकर बाग के किनारे गया और पहले से बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम को चेक किया। जैसा मैंने सोचा था, सभी ड्रेनेज चैनल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे थे। जमीन पर बहने वाला सारा पानी मेरे डिजाइन किए गए ढलान के रास्ते मुख्य चैनल में पहुंच रहा था और वहां से सीधे वर्टिकल कुओं के जरिए गहरी मिट्टी में उतर रहा था। जो पानी फलों के पेड़ों की जड़ों को डुबो सकता था, वह सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी तरह निकल गया। मैंने जो कंकड़ और पानी सोखने वाले रेजिन की परतें पहले से बिछाई थीं, अब वे जमीन के नीचे अपना सबसे अहम काम कर रही थीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि यही डाइवर्जन चैनल बारिश के पानी को बहुत तेज रफ्तार से जमीन के अंदर मौजूद ग्राउंड वाटर लेयर की तरफ धकेल रहे थे। इसे ली फैमिली के डैम की नींव के नीचे बहुत ज्यादा वर्टिकल वाटर प्रेशर बनने लगा, जो मिट्टी के छोटे छोटे छिद्रों से ऊपर की तरफ दबाव डालते हुए एक अदृश्य उल्टा धक्का पैदा कर रहा था। मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि लगातार 2 घंटे तक तेज बारिश होने के बाद यह उल्टा पानी का दबाव अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। उसी समय डैम की नींव पर पड़ने वाला असर अपनी सबसे खतरनाक सीमा तक गिर जाएगा। घर लौटते ही मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और रियल टाइम मौसम का डेटा खोल लिया। रडार मैप साफ दिखा रहा था कि बारिश की मुख्य पट्टी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कम से कम 6 घंटे तक इसी इलाके में रहने वाली है। इसका मतलब था कि कुल बारिश 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा होगी, जो लगभग 50 साल में एक बार होने वाली बारिश के बराबर थी। बाहर लगातार गरजते बादलों की आवाज आ रही थी और बिजली बार बार आसमान को चीरती हुई चमक रही थी। शाम 4:30 बजे मैंने दूरबीन से ली फैमिली के मछली वाले तालाब को देखा।
अब पानी का लेवल डैम के ऊपरी किनारे से सिर्फ 20 सेंटीमीटर नीचे रह गया था। ली जिनबाओ 7-8 वर्कर्स को साथ लेकर तेज बारिश में डैम पर काम कर रहा था। वे लोग पहला फ्लड डिस्चार्ज चैनल खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह चैनल बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। इससे भी बड़ी परेशानी यह थी कि ऊपर वाली घाटी से बाढ़ का पानी तेजी से नीचे आने लगा था। जो छोटी छोटी धाराएं पहले सिर्फ हल्का सा पानी बहाती थीं, अब वे गरजती हुई कीचड़ भरी बाढ़ में बदल चुकी थीं। मिट्टी, पेड़ों की टहनियाँ और बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाते हुए बाढ़ का पानी तेजी से ली फैमिली के जलाशय में घुस रहा था। पानी का लेवल हर मिनट लगभग 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा था। इसका मतलब था कि 10 मिनट से भी कम समय में पानी डैम के ऊपर से बहना शुरू कर देगा। मैंने साफ देखा कि ली जिनबाओ पूरी तरह घबरा चुका था। वह डैम पर इधर उधर भागते हुए वॉकी टॉकी में लगातार चिल्ला रहा था। कुछ एक्सकेवेटर भी वहां पहुंच गए और डैम के किनारे एक अस्थायी स्पिलवे बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाम 5:10 बजे मैंने ग्राउंड वाटर लेवल में एक असामान्य बदलाव नोटिस किया। डैम की नींव के पास दबी हुई खाद और मिट्टी पूरी तरह पानी सोखकर अपनी आखिरी सीमा तक फूल चुकी थी, जिससे मिट्टी की अलग अलग परतों के बीच बड़ी संख्या में फिसलन वाली लेयर बन गई थी। अब पूरी नींव की मजबूती बहुत तेजी से कम होने लगी थी। डैम की पीछे वाली ढलान पर पाइपिंग शुरू हो गई। डैम के कोनों से गंदला पानी तेजी से बाहर निकलने लगा और जमीन पर कटोरे जितने बड़े गड्ढे बनने लगे। ये साफ संकेत था कि डैम के अंदर की मिट्टी की संरचना टूटने लगी है और उसका गिरना अब बस समय की बात है। मैंने देखा कि तालाब की सभी कोई मछलियां एक साथ पानी की सतह पर आ गई थीं। करीब 50,000 मछलियां एक दूसरे से चिपककर हवा के लिए तड़प रही थीं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से पानी पूरी तरह गंदला हो चुका था। उसमें घुली ऑक्सीजन बहुत कम रह गई थी और कई मछलियां पहले ही पेट ऊपर करके मर चुकी थीं। ली फैमिली का 10 लाख युआन से भी ज्यादा का निवेश अब देखते ही देखते खत्म होता जा रहा था। शाम 5:30 बजे ली जिनबाओ ने एक्सकेवेटर को पागलों की तरह खुदाई शुरू करने का आदेश दिया। उसकी कोशिश थी कि किसी भी तरह बाढ़ का पानी मेरे बाग की तरफ मोड़ दिया जाए। एक्सकेवेटर की बाल्टी पहले ही हमारी ज़मीन की सीमा पार कर चुकी थी और उसने मेरी ज़मीन पर बाढ़ का रास्ता बनाने के लिए खुदाई शुरू कर दी थी। मैंने तुरंत अपना रेनकोट पहना, फ़ोन उठाया और मूसलाधार बारिश के बीच बाहर निकल गया। इस बार मैं चाहता था कि पूरा गांव अपनी आंखों से देखे कि गैर कानूनी काम कौन कर रहा है और अपनी बर्बादी खुद कौन बुला रहा है। मैं एक्सकेवेटर से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया, अपने फ़ोन का कैमरा सीधे उसके कंट्रोल पैनल की तरफ किया और पूरे गांव के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही लाइव देखने वालों की संख्या 500 से भी ज़्यादा पहुंच गई। तेज़ मूसलाधार बारिश की वजह से वीडियो थोड़ा धुंधला था, लेकिन फिर भी हालात साफ समझ में आ रहे थे। मैंने अपने फ़ोन का एंगल थोड़ा एडजस्ट किया ताकि कैमरा साफ तौर पर एक्सकेवेटर की बाल्टी को मेरी ज़मीन पर तेज़ी से खुदाई करते हुए कैप्चर कर सके। फ्रेम के बाएं तरफ साफ साफ हमारी ज़मीन की सीमा का निशान दिख रहा था, जो पक्का सबूत था। मैंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, गांव वालों, आप सब गवाह बनो। ली फैमिली मेरी ज़मीन पर गैर कानूनी खुदाई कर रही है और बाढ़ का पानी मेरे बाग की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। लाइव स्ट्रीम का चैट तुरंत फट पड़ा। कोई पूछ रहा था क्या हुआ, कोई ली फैमिली को हद पार करने का दोष दे रहा था, तो कुछ उनके रिश्तेदार उनका बचाव कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे थे कि इतने बड़े मछली तालाब में पानी का लेवल इतना ज़्यादा क्यों है। ली जिनबाओ ने मुझे रिकॉर्डिंग करते देखा और तुरंत डैम से नीचे भागा। वह पूरी तरह भीगा हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं और वह पागल जैसा लग रहा था। वह चिल्लाया, यहाँ से निकल जा, रास्ता खोल, नहीं तो तुझे भी यहीं दफना दूंगा। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि 2 कदम और आगे बढ़ गया। मैंने साफ और जोर से वही शब्द बोले जो मैं पहले से तैयार करके आया था। इस सीमा रेखा को पार करना जानबूझकर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और गैर कानूनी तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ना है। इसके सारे नतीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरी ये बात लाइव में मौजूद हर व्यक्ति ने साफ साफ सुनी। उस वक्त ली जिनबाओ को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। डैम के पीछे वाले हिस्से में पाइपिंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। डैम के कोनों से दर्जनों जगहों से पानी तेजी से फूट रहा था। मछली तालाब का पानी लगातार बढ़ रहा था और अब डैम के ऊपर से बहना शुरू हो चुका था। अगर उसने तुरंत पानी बाहर नहीं निकाला तो पूरा डैम किसी भी पल टूट सकता था। इसके बावजूद एक्सकेवेटर लगातार खुदाई करता रहा।
ली जिनबाओ ने मुझे एक तरफ धक्का दिया और ड्राइवर को और तेज काम करने का इशारा किया। तभी अचानक एक कार तेज ब्रेक लगाते हुए बारिश में फार्म के सामने आकर रुकी। बॉस जो तुरंत कार से कूदकर बाहर निकला। उसने छाता तक नहीं खोला और सीधे मछली तालाब की तरफ भागा। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर वह वहीं जम गया। पूरे तालाब की सतह मरी हुई मछलियों से भरी हुई थी। गंदले पानी में हजारों सफेद पेट ऊपर की तरफ तैर रहे थे और एक भयानक बदबू फैल रही थी। जो कोई मछलियां 300 युआन की थीं, वे अब झुंड के झुंड मर चुकी थीं। अंदाजा लगाया गया कि कम से कम 30,000 मछलियां मर चुकी थीं। बॉस जो का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने तुरंत ली दाकाई की तरफ मुड़कर पूछा, यह सब क्या हुआ? ली दाकाई हकलाते हुए बोला कि यह सब तेज बारिश की वजह से हुआ एक हादसा है। हर बिजनेस में रिस्क होता है और वह इसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन बॉस जो ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने वहीं खड़े खड़े ऐलान कर दिया कि वह अपना सारा निवेश वापस ले रहा है और ली फैमिली से अपनी शुरुआती जांच का खर्च और तय किए गए गारंटीड मुनाफे की रकम कुल मिलाकर 4,80,000 युआन की मांग की। उसने सबके सामने अपना फोन निकाला और अपने वकील को कॉल कर दिया। ली दाकाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉस जो बिना कुछ सुने वहां से चला गया। गाड़ी में बैठने से पहले उसने एक लाइन फेंकी, कोर्ट में मिलते हैं। यह पूरा सीन मेरे लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्ड हो चुका था और देखने वालों की संख्या 2,000 से भी ज्यादा हो गई थी, जिनमें से कई लोग शहर और काउंटी के थे। मामला तेजी से फैल रहा था। ठीक शाम 6 बजे वह अहम पल आ गया। डैम के नीचे से एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे मिट्टी की पूरी संरचना अंदर से टूट रही हो। मैंने जो क्रिटिकल टाइम निकाला था वह 15 मिनट पहले ही आ गया। शायद इसलिए क्योंकि ली जिनबाओ और उसके लोगों की लापरवाह खुदाई ने आखिरी सहारा भी खत्म कर दिया था। पाइपिंग से निकलने वाला पानी अचानक दोगुना हो गया। डैम के कोने पर साफ धंसाव दिखने लगा और नीचे से ऊपर की तरफ कई दरारें फैलने लगीं। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, डैम टूटने वाला है, सब लोग तुरंत यहां से भागो। मेरी आवाज़ लाइव के जरिए पूरे गांव में पहुंच गई। वहां मौजूद वर्कर्स एक पल के लिए रुक गए, फिर अपने औजार छोड़कर जान बचाने के लिए भागने लगे। ली जिनबाओ अभी भी एक्सकेवेटर को चलाने का आदेश देना चाहता था, लेकिन ड्राइवर पहले ही मशीन छोड़कर पहाड़ी की तरफ भाग चुका था। ली दाकाई वहीं जमीन पर बैठ गया और खाली नजरों से उस डैम को देखता रहा जिसमें उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। मैंने तुरंत पिताजी का हाथ पकड़ा और उन्हें पीछे खींच लिया। हम बाग के ऊंचे हिस्से पर जाकर खड़े हो गए, जो डैम से करीब 100 मीटर दूर था। मैंने अपना फोन उठाकर डैम की तरफ कैमरा सेट किया। लाइव में अब 5,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे और सभी उस भयानक पल का इंतजार कर रहे थे। मूसलाधार बारिश में डैम के बीच की दरारें और चौड़ी हो गईं। उनमें से पानी तेजी से बाहर निकल रहा था, आसपास की मिट्टी को काट रहा था और पूरा डैम आगे की तरफ झुकने लगा। यह उसके पूरी तरह गिरने का आखिरी संकेत था। मैंने शांत आवाज में कैमरे की तरफ कहा, जो आप अब देखने वाले हैं, यह पूरी तरह इंसानों की बनाई हुई ऐसी आपदा है जिसे रोका जा सकता था। जैसे ही मैंने यह कहा, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिला दिया। डैम का बीच वाला हिस्सा पूरी तरह टूट गया और 80,000 घन मीटर पानी एक दरार से बाहर निकल पड़ा, जिसने 4 मीटर ऊंची पानी की दीवार बना दी। मिट्टी, पत्थर और मरी हुई मछलियों को साथ लेकर यह तेज बहाव नीचे की तरफ तबाही मचाता हुआ बढ़ गया। मेरा फोन हर एक पल रिकॉर्ड कर रहा था। लाइव में देखने वालों की संख्या 10,000 पार कर चुकी थी और स्क्रीन कमेंट्स से भर गई थी। जैसे ही पानी बाहर निकला, मैंने उसकी दिशा देखी। जैसा मैंने डाइवर्जन सिस्टम बनाते समय बिल्कुल सही हिसाब लगाया था, बाढ़ का पानी जमीन की ढलान के साथ 45 डिग्री के एंगल में दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गया और वही दिशा ली फैमिली फार्म के सबसे अहम हिस्से की थी। उनके लग्जरी विला, रेस्टोरेंट, मुख्य बिल्डिंग और बाकी सभी सुविधाएं वहीं थीं। मेरा बाग पूर्व दिशा में था और ली फैमिली फार्म से करीब 1.2 मीटर ऊंचाई पर स्थित था। सबसे अहम बात यह थी कि मेरे बाग के चारों तरफ जो डाइवर्जन खाइयां मैंने पहले से बनाई थीं, वे अब एक परफेक्ट सुरक्षा घेरा बन चुकी थीं। बाग के किनारे तक आने वाला सारा पानी अपने आप गहरे चैनलों में मुड़ जाता था और फिर अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क के जरिए दूर के निचले इलाकों में निकल जाता था। बाढ़ का सारा पानी गरजता हुआ सीधे ली फैमिली की विला की तरफ बढ़ गया। यह 3 मंजिला यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग थी, जिसे बनाने में 8 लाख युआन से ज्यादा खर्च हुआ था। ली दाकाई ने प्लान किया था कि पहली मंजिल को रिसेप्शन हॉल बनाएगा
और दूसरी तीसरी मंजिल को गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब 4 मीटर ऊंची पानी की दीवार जोर से बिल्डिंग की लोड बेयरिंग दीवारों से टकराई, जिससे कांच तुरंत टूट गए और दरवाजे खिड़कियां बुरी तरह उखड़ गईं। पानी का जबरदस्त दबाव पूरी बिल्डिंग को हिलाने लगा। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पहली मंजिल की दीवारें गिरने लगीं। महंगे मार्बल का फर्श उखड़ गया और लेदर, सोफे व महोगनी फर्नीचर खिलौनों की तरह पानी में बहने लगे। मैंने अपने फ़ोन का कैमरा एडजस्ट किया ताकि हर एक सीन साफ रिकॉर्ड हो सके। बाढ़ लगातार तबाही मचा रही थी। लग्जरी रेस्टोरेंट की टिन वाली छत पूरी तरह उड़ गई। लाखों का किचन इक्विपमेंट इधर उधर बिखर कर नष्ट हो गया। झील के किनारे बना लकड़ी का वॉकवे ऐसे टूट गया जैसे खिलौनों की ईंटें हों, और महंगी ट्रीटेड लकड़ी बहकर कीचड़ भरे पानी में गायब हो गई। मछली वाला तालाब पूरी तरह तबाह हो चुका था और बची हुई 20,000 से ज़्यादा कोई मछलियां बाढ़ के साथ बहकर इधर उधर भाग गईं। ज़्यादातर मछलियां नीचे की नालियों में बह गईं, जबकि कुछ उथले पानी में फंसकर तड़प रही थीं। ली जिनबाओ का 12 लाख युआन का मछली पालन में लगाया गया निवेश अब पूरी तरह बर्बाद होकर मरी हुई मछलियों के ढेर में बदल चुका था। मैंने एक नज़र अपने पिताजी पर डाली। उनके चेहरे पर अजीब सा मिलाजुला भाव था। एक तरफ इस बात की राहत कि हम इस आपदा से बच गए, और दूसरी तरफ ली फैमिली पर आई इस तबाही का सदमा। मैंने शांत आवाज में लाइव कैमरे की तरफ देखकर कहा, यह नतीजा है प्रकृति के नियमों को नज़रअंदाज करने और बिना सोचे समझे निर्माण करने का। लाइव देख रहे कुछ लोग अब सवाल करने लगे कि क्या मैंने इसमें कुछ किया है, और यह भी पूछने लगे कि बाढ़ का पानी हमारे घर को इतनी सटीकता से छोड़कर कैसे निकल गया। मैं इसके लिए पहले से तैयार था। मैंने तुरंत अपने फ़ोन की स्क्रीन बदली और एक पहले से तैयार टोपोग्राफिक मैप दिखाया। उस मैप में पूरे इलाके की ऊंचाई साफ साफ दिखाई गई थी। ली फैमिली का फार्म प्राकृतिक रूप से एक निचले इलाके में बना हुआ था, जबकि मेरा बाग उससे ऊंचाई पर था। ये पूरी तरह से भौगोलिक सच्चाई थी, जिसे कोई भी काउंटी लैंड ब्यूरो से असली डेटा लेकर चेक कर सकता था। मैंने आगे समझाया कि ली फैमिली ने निचले इलाके में पानी जमा करने के लिए डैम बनाकर पानी प्रबंधन के बुनियादी नियमों का उल्लंघन किया था। मैंने उन्हें कई बार पहले ही इसके खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया। या करीब 20 मिनट बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन तब तक ली फैमिली का फार्म पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। विला की पहली मंजिल पूरी तरह गिर चुकी थी। दूसरी मंजिल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं और पूरी बिल्डिंग खतरनाक हालत में आ गई थी। रेस्टोरेंट की मुख्य संरचना तो खड़ी थी, लेकिन उसका अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। मछली वाला तालाब अब एक बड़े कीचड़ भरे गड्ढे में बदल गया था और डैम के बीच में एक बड़ा छेद साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ली फैमिली को सीधे तौर पर 30 लाख युआन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। ली दकाई कीचड़ में बैठा कांप रहा था, जबकि ली जिनबाओ मलबे के सामने घुटनों के बल गिरा हुआ था। अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं किया। ये पूरा 23 मिनट का वीडियो 20,000 से ज़्यादा लोग देख चुके थे और अनगिनत लोगों ने इसे डाउनलोड करके सेव भी कर लिया था। यही वीडियो आने वाले कानूनी केस में सबसे मजबूत सबूत बनने वाला था। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन उसका सबसे खतरनाक दौर अब गुजर चुका था। मैंने पिताजी का हाथ पकड़ा और उनके साथ बाग की तरफ चल पड़ा ताकि वहाँ की स्थिति देख सकूं। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। सारा पानी निकल चुका था और फलों के पेड़ों की जड़ों के पास कहीं भी पानी जमा नहीं हुआ था। जो पेड़ पहले सिर्फ पत्तों पर डाले जाने वाले खाद के सहारे जिंदा थे, अब बारिश के पानी से धीरे धीरे संभलने लगे थे। उनकी शाखाओं पर हल्के हल्के हरे नए अंकुर निकलने लगे थे, जो उनके फिर से जीवित होने का संकेत थे। मैं बाग में खड़ा दूर ली फैमिली के टूटे हुए घर की तरफ देख रहा था। असली हिसाब किताब अब शुरू होने वाला था। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ली फैमिली फार्म एक खाली खोल जैसा लग रहा था। पूरी जमीन पर 30 सेंटीमीटर से भी मोटी पीली कीचड़ की परत जमी हुई थी। विला की पहली मंजिल की दीवारें पूरी तरह गिर चुकी थीं और अंदर के लोहे के सरिये मुड़कर बाहर की तरफ निकल आए थे। मुख्य रेस्टोरेंट बिल्डिंग को खतरनाक घोषित कर दिया गया और उसे लाल टेप से सील कर दिया गया। मरे हुए मछलियों के ढेर पूरे निचले इलाके में फैले हुए थे। करीब 50,000 कोई मछलियां अब एक अलग ही तरीके से लोगों के सामने आ रही थीं। उनकी सड़ी हुई बदबू हवा के साथ सैकड़ों मीटर दूर तक फैल रही थी। तेज बारिश रुकने के अगले दिन सुबह 3 गाड़ियां एक साथ ली फैमिली फार्म पर पहुंची।
पहली गाड़ी काउंटी वाटर रिसोर्सेज ब्यूरो की थी। अधिकारियों ने डैम के टूटे हुए हिस्से की पूरी जांच की और निष्कर्ष निकाला कि डैम की ऊंचाई मंजूरी से 1.7 मीटर ज़्यादा थी और 3 इमरजेंसी स्पिलवे आउटलेट्स को गैरकानूनी तरीके से बंद किया गया था, जो निर्माण नियमों का गंभीर उल्लंघन था। दूसरी गाड़ी टाउन पुलिस स्टेशन की थी। पुलिस अपने साथ वे सारे सबूत लेकर आई थी जो मैंने पहले जमा किए थे, जिसमें रिपोर्ट, मौके पर दी गई चेतावनी की वीडियो रिकॉर्डिंग और वह इंफ्रारेड निगरानी वीडियो भी शामिल था, जिसमें साफ दिख रहा था कि ली जिनबाओ ने रात में लोगों को भेजकर स्पिलवे के सपोर्ट पॉइंट को नुकसान पहुंचाया था। वह रात वाला वीडियो सबसे अहम सबूत था, जिसने साफ साबित कर दिया कि ली फैमिली ने जानबूझकर पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया था। तीसरी गाड़ी बॉस जो की लीगल टीम की थी, जो मोटी मोटी फाइलें लेकर आई थी और सिविल केस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैं बाग के किनारे खड़ा होकर यह सब कुछ एक एक करके होते हुए देख रहा था। ली जिनबाओ ने मलबे के बीच अपने पिता को ढूंढ लिया। दोनों टूटे हुए विला के सामने खड़े थे, जैसे सब कुछ समझ ही नहीं पा रहे हों। ली दकाई अचानक 10 साल बूढ़ा लगने लगा था। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों में कोई चमक नहीं थी और उसका पुराना घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। सुबह 10 बजे पुलिस ली जिनबाओ के पास आई और उसे समन दिखाया। उस पर आरोप था कि उसने खतरनाक तरीके से पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डाला। फ्लडगेट को बंद करने की उसकी हरकत ने डैम के टूटने की प्रक्रिया को तेज कर दिया, जिससे आसपास की बहुत सारी खेती और सड़कें प्रभावित हुईं और यह एक आपराधिक अपराध बन गया। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तो उसने एक बार पीछे मुड़कर खंडहर बने अपने फार्म को देखा, फिर दूर खड़े मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उलझन थी। ली दकाई भी उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। वह बस वहीं खड़ा रह गया और पुलिस की गाड़ी को पहाड़ी रास्ते पर दूर जाते हुए देखता रहा। ये वही आदमी था जिसने सालों तक पूरे गांव पर दबदबा बनाए रखा था, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि हालात पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बाग में गया और पेड़ों की हालत देखने लगा। रात की बारिश ने सूखी पड़ी मिट्टी को पूरी तरह भिगो दिया था। जो पेड़ अब तक सिर्फ पत्तों पर डाले जाने वाले खाद के सहारे जिंदा थे, उनकी जड़ें अब दोबारा फैलने लगी थीं। ग्राउंड वाटर लेवल साफ तौर पर ऊपर आ गया था और मिट्टी का रंग भी पहले से गहरा हो गया था। दोपहर में गांव के सचिव लाओ झांग मुझसे मिलने आए और उन्होंने बताया कि वाटर रिसोर्सेज ब्यूरो ने फैसला लिया है कि ली फैमिली द्वारा बनाया गया डैम पूरी तरह हटाया जाएगा और सिंचाई नहर को उसकी पुरानी प्राकृतिक हालत में वापस लाया जाएगा, जैसा डैम बनने से पहले था। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक उस नहर का इस्तेमाल दोनों परिवारों के बीच बराबर बंटा हुआ था। ली फैमिली का डैम गैरकानूनी निर्माण था, इसलिए उनके सारे अधिकार रद्द कर दिए गए। ये वही जवाब था जिसका मैं पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहा था। जो चीज़ मेरे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी लड़कर भी हासिल नहीं कर पाए, वह अब एक कागज़ के टुकड़े से इतनी आसानी से हमें वापस मिल गई। लेकिन जहां एक तरफ कानूनी मामला खत्म हो गया था, वहीं दूसरी तरफ ली फैमिली के सामने असली मुश्किल अब शुरू हुई। इतनी बड़ी मुआवजे की रकम वे कैसे चुकाएंगे? ली जिनबाओ की गिरफ्तारी के 7वें दिन कोर्ट के फैसले आने शुरू हो गए। सबसे पहले काउंटी कोर्ट के सिविल डिवीजन ने जो के केस की सुनवाई की, जिसमें सबूतों की कड़ी पूरी तरह मजबूत थी। ली फैमिली और जो के बीच साइन हुए एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि फार्म को ओपनिंग के 3 महीने के अंदर तय किए गए स्तर तक पहुंचना होगा, वरना पूरी एडवांस रकम वापस करनी होगी और साथ में पेनल्टी भी देनी होगी। जो के वकील ने कोर्ट में 37 पन्नों के सबूत पेश किए, जिनमें ली फैमिली के फार्म की तस्वीरें, मरी हुई मछलियों का सीन, डैम टूटने का वीडियो और मेरा पूरा लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड भी शामिल था। ये सभी सबूत साफ तौर पर साबित करते थे कि ली फैमिली के पास सही तरीके से बिजनेस चलाने की क्षमता नहीं थी और उन्होंने निवेश लेने में धोखाधड़ी भी की थी। ली दकाई के वकील ने यह दलील देने की कोशिश की कि डैम का टूटना एक प्राकृतिक आपदा थी जिसे रोका नहीं जा सकता था, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी ली फैमिली पर नहीं डाली जा सकती। लेकिन बॉस जो के वकील ने तुरंत वह जियोलॉजिकल सेफ्टी रिपोर्ट पेश कर दी जो मैंने पहले ली दकाई को दी थी। भले ही वह रिपोर्ट फटी हुई थी, लेकिन मेरे पास उसकी पूरी कॉपी मौजूद थी, जिसमें डैम से जुड़े हर संभावित खतरे को साफ साफ बताया गया था। सबसे बड़ा सबूत मेरा फ़ोन वीडियो था, जिसमें ली दकाई खुद सबके सामने रिपोर्ट फाड़ते हुए और चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसका इरादा सीधे सीधे साबित हो गया। कोर्ट ने तुरंत फैसला सुनाया कि ली फैमिली को बॉस जो को 3 लाख युआन की मूल राशि वापस करनी होगी
और साथ में 4,50,000 युआन का जुर्माना भी देना होगा, यानी कुल 7,50,000 युआन। ये भुगतान 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य था, नहीं तो इसे जबरन वसूला जाएगा। ये तो सिर्फ पहला भुगतान था। इसके तुरंत बाद गांव की तरफ से भी दावा किया गया कि डैम टूटने से नीचे के 12 परिवारों की खेती बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। टाउन सरकार की जांच टीम ने तय किया कि कुल नुकसान 2,30,000 युआन का हुआ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी ली फैमिली की है। ये आंकड़ा सुनते ही ली दाकाई कुर्सी पर ढह गया। उसके पूरे परिवार की जमा पूंजी 5 लाख युआन से भी कम थी, जो इस नुकसान की भरपाई के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ली जिनबाओ अभी भी आपराधिक मामले में हिरासत में था और उसे 3 से 7 साल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन इससे भी बुरी खबर अभी बाकी थी। वाटर रिसोर्सेज ब्यूरो ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए फैसला सुनाया कि ली फैमिली ने बिना अनुमति के डैम बनाकर पानी रोक कर रखा था, जिससे पब्लिक सेफ्टी को गंभीर खतरा पैदा हुआ। इसके लिए उन पर 1,20,000 युआन का जुर्माना लगाया गया और आदेश दिया गया कि वे तुरंत अपने सारे अवैध निर्माण हटाकर जगह को पहले जैसा करें, वह भी अपने खर्चे पर। जुर्माने और मुआवजे की रकम लगातार बढ़ती जा रही थी। ली दकाई ने पहले इसका विरोध किया, फिर धीरे धीरे सुन्न पड़ गया और आखिर में पूरी तरह हार मान ली। उसे समझ आ गया था कि ली फैमिली अब खत्म हो चुकी है। 12वें दिन ली दाकाई ने एक जान पहचान वाले के जरिए मुझसे संपर्क किया और समझौता करने की बात रखी। उसने कहा कि वह अपना बर्बाद हुआ फार्म मुझे सस्ते में ट्रांसफ़र कर देगा, बस बदले में मैं उसके लिए बीच बचाव करूं और कुछ मुआवजे कम करवा दूं। उसने माना कि पहले गलती उनकी ही थी और अब वे इतनी बड़ी रकम देने की हालत में नहीं है। मैंने उसकी यह बात ठुकरा दी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि कानूनी प्रक्रिया पूरी होना ज़रूरी था। ली फैमिली का हर कर्ज किसी न किसी पीड़ित से जुड़ा था, जो अपने नुकसान की भरपाई का इंतज़ार कर रहे थे। अगर मैं उनके लिए बीच में आता तो यह बाकी लोगों के साथ अन्याय होता। और सबसे बड़ी बात, ली फैमिली पर मेरा भी एक हिसाब बाकी था। मैंने एक वकील हायर किया और कोर्ट में केस फाइल किया, जिसमें मैंने मांग की कि ली फैमिली मुझे पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से फलों के पेड़ों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दे। मैंने पिछले 3 महीनों का पूरा रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें मिट्टी की टेस्ट रिपोर्ट, मरे हुए पेड़ों की गिनती, पत्तों पर डाले जाने वाले खाद की रसीदें और पेड़ों को जिंदा रखने के लिए किए गए हर खर्च का हिसाब शामिल था। कुल मिलाकर मेरा नुकसान 1,87,000 युआन बैठता था। ली दाकाई के वकील ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने जो डायवर्जन सिस्टम बनाया उसने ज़मीन के अंदर पानी का संतुलन बिगाड़ दिया और डैम के टूटने की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया, इसलिए मुझे भी इस हादसे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यही वह पल था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैंने कोर्ट में 3 अहम सबूत पेश किए। पहला था प्रांतीय जियोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा था कि मेरा बनाया हुआ डाइवर्जन सिस्टम पूरी तरह नियमों के अनुसार था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। दूसरा था एग्रीकल्चर ब्यूरो द्वारा दिया गया अप्रूवल डॉक्यूमेंट, जिससे साबित होता था कि मैंने जो भी काम किया वह पूरी तरह कानूनी था। तीसरा था इंफ्रारेड निगरानी वीडियो, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि ली फैमिली ने रात के समय लोगों को भेजकर डायवर्जन चैनल को नुकसान पहुंचाया था, जिससे यह साबित हो गया कि उन्होंने जानबूझकर बाढ़ निकालने वाले मुख्य रास्ते को बंद किया। इन तीनों सबूतों के सामने आते ही सामने वाले वकील के पास कोई जवाब नहीं बचा। जज ने तुरंत ली फैमिली का काउंटर केस खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि उन्हें 30 दिनों के अंदर मुझे पूरा मुआवजा देना होगा। फैसले के आखिर में यह भी लिखा गया कि ली फैमिली की हरकतें जानबूझकर की गईं, गलत कार्रवाई थी और उनकी सभी दलीलों को खारिज किया जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते समय मैंने देखा कि ली दकाई सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके हुए। फैसले के लागू होने के 10 दिन बाद ली फैमिली ने अपने कर्ज चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। उनका फार्म अब पूरी तरह उजड़ा हुआ था। कीचड़ और मरी हुई मछलियों से भरी उस जमीन को नीलामी में सबसे कम कीमत भी नहीं मिल रही थी। ली दकाई ने सिर्फ टूटे हुए अवैध निर्माण से कुछ लोहे के सरिये और ईंटें निकाल कर बेची, जिससे उसे 20,000 युआन से भी कम मिले। विला को खतरनाक घोषित कर दिया गया था और उसे ज़बरदस्ती गिरा दिया गया, जिससे और खर्च बढ़ गया। जो यूरोपियन स्टाइल का घर 8 लाख युआन से ज़्यादा में बना था, वह आखिर में सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह गया।
यहाँ तक कि उसकी नींव को भी साफ करके पहले जैसी हालत में लाने का आदेश दिया गया। ली फैमिली ने गांव में अपना पुराना घर भी बेचने के लिए लगा दिया, लेकिन ली जिनबाओ के क्रिमिनल केस की वजह से उनकी बदनामी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। घर की कीमत 6 लाख से गिरकर 3 लाख युआन तक आ गई, लेकिन फिर भी कोई खरीदार नहीं मिला। आखिर में उनके पास एक ही आखिरी सहारा बचा, पानी का सोर्स वाला ज़मीन का टुकड़ा। यह ज़मीन पहले गांव की सामूहिक संपत्ति थी, जिसे ली फैमिली ने 30 साल के लिए लीज पर लिया था। अब कर्ज चुकाने के लिए ली दाकाई ने बचे हुए 23 साल का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। हर कोई इस ज़मीन की असली कीमत समझता था, क्योंकि यह ऊपर की तरफ स्थित थी और पूरे इलाके के पानी की सप्लाई को कंट्रोल करती थी। जिसके पास यह ज़मीन होती वही नीचे के सभी खेतों की सिंचाई को कंट्रोल कर सकता था। ली दाकाई ने इस ज़मीन के लिए 1,50,000 युआन की मांग रखी थी। गांव के कई बड़े किसान इस ज़मीन को देखने आए, लेकिन कीमत पर सहमति न बनने की वजह से सभी पीछे हट गए। ली दाकाई को तुरंत पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वह अपनी पुश्तैनी ज़मीन को सस्ते में बेचना भी नहीं चाहता था, जिससे वह दुविधा में फंस गया। 20वें दिन कोर्ट का नोटिस आ गया। अगर ली फैमिली तय समय में मुआवजा नहीं देती तो उनकी सारी संपत्ति जब्त करके नीलाम कर दी जाएगी। अब ली दाकाई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने गांव के सचिव के जरिए मुझसे संपर्क किया और पूछा कि क्या मैं उस पानी के सोर्स वाली ज़मीन को लेना चाहता हूं। मैंने 2 बार जाकर उस जगह का निरीक्षण किया। ज़मीन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 4 मु लगभग 0.67 एकड़, लेकिन उसकी लोकेशन बेहद अहम थी। ऊपर पहाड़ों से आने वाला सारा पानी यहीं इकट्ठा होता था और एक प्राकृतिक सिंचाई नहर बनाता था। ली फैमिली ने इसी खासियत का फ़ायदा उठाकर वहां डैम बनाया था और पानी रोककर मेरे बाग को कंट्रोल किया था। मैंने 80,000 युआन का ऑफर दिया। ली दाकाई काफ़ी देर तक सोचता रहा। यह कीमत उसकी उम्मीद से आधी से भी कम थी, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कोर्ट की समय सीमा सिर्फ 5 दिन दूर थी और अगर वह पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो उसका पुराना घर भी नीलाम हो जाता। 3 दिन बाद गांव की कमेटी में ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन हुआ। ली दाकाई के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे जब उसने कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगाया। 30 सालों से जिस पानी के सोर्स पर ली फैमिली का कब्जा था, वह आखिरकार सही मालिक के पास वापस आ गया। जिस दिन मुझे इस ज़मीन का आधिकारिक सर्टिफिकेट मिला, उसी दिन मैंने लोगों को बुलाकर सारे गैरकानूनी निर्माण हटवाने शुरू कर दिए। ली फैमिली का बनाया हुआ डैम पूरी तरह तोड़ दिया गया, बंद किए गए पानी के रास्तों को साफ किया गया और वह सिंचाई नहर, जो दोनों परिवारों को सालों से जीवन देती आई थी, फिर से अपने पुराने रूप में बहने लगी। मैं नहर के किनारे खड़ा होकर साफ पानी को खुशी खुशी अपने बाग की तरफ जाते हुए देख रहा था। जो नालियां पिछले 3 महीनों से सूखी पड़ी थीं, वे अब पानी से भर चुकी थीं। फलों के पेड़ों की जड़ें उस पानी को लालच से सोख रही थीं और पूरा बाग धीरे धीरे फिर से जीवित हो रहा था। 2 हफ्तों के अंदर एक चमत्कार जैसा नज़ारा देखने को मिला। जो पेड़ मरने के कगार पर थे, उनमें बड़ी संख्या में नए अंकुर निकल आए। शाखाओं पर कोमल हरी पत्तियां फैल गईं और जगह जगह फूलों की कलियां दिखाई देने लगीं। मेरे बनाए गए फोलियर फर्टिलाइजर और ड्रेनेज सिस्टम के डिज़ाइन ने इन पेड़ों को कठिन हालात में भी जिंदा रहने की ताकत दी थी। अब जब पानी भरपूर मिल रहा था तो उनकी ग्रोथ ने सबको हैरान कर दिया। काउंटी एग्रीकल्चर ब्यूरो के एक्सपर्ट्स जब जांच के लिए आए तो वे भी यह देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा कि इतनी भयानक सूखे के बाद इतनी तेज रिकवरी होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा और उन्हें अपना अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया ऑर्गेनिक कंपोस्ट दिखाया। कुछ समय बाद मिस्टर जो भी मुझसे मिलने आए। उन्हें मेरे बाग के मैनेजमेंट का तरीका बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का ऑफर दिया ताकि हम मेरे ऑर्गेनिक फलों को हाई एंड मार्केट तक पहुंचा सकें। मैंने उनका प्रस्ताव मान लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों में कंट्रोल मेरा ही रहेगा। ली जिनबाओ को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। अपना पुराना घर बेचने के बाद ली दाकाई शहर में एक किराए के छोटे से कमरे में रहने लगा। कभी कभी वह मुझे सड़क पर झुकी हुई कमर के साथ चलता हुआ दिख जाता, जो उसके पुराने घमंड से बिल्कुल अलग था। मैं अपने बाग में खड़ा था, उन पेड़ों को देख रहा था जो फलों से लदे हुए थे। ये फल 2 महीने बाद पक्कर बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन पेड़ों ने सूखा, मूसलाधार बारिश
और इंसानों द्वारा किए गए नुकसान सब कुछ झेला था, लेकिन फिर भी वे मजबूती से जिंदा रहे। शायद यही जीवन की असली ताकत होती है। मेरे पिताजी मेरे पास खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे दादाजी आज जिंदा होते तो इन पेड़ों को फिर से जीवित देखकर बहुत खुश होते। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दूर बहती हुई सिंचाई नहर की तरफ देखता रहा, जो अब फिर से चल पड़ी थी। न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन वह कभी गायब नहीं होता। और असली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान से अपनी किस्मत बदलते हैं और अपनी समझदारी से अपने घर की रक्षा करते हैं। बाग में बसंत अभी शुरू ही हुआ है।